वेलकम क्लास 10। आज हम लोग चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो 2-3 टॉपिक बचा हुआ था उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ना है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यही चैप्टर का नाम है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग देख रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा अधिकांश चर्चा कर चुके थे, कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट reduces other substance, दूसरे पदार्थ को तो रिड्यूस करेगा, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस बट reduces itself। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा खुद ऑक्सीडाइज करेगा, अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस बट रिड्यूसेज इटसेल्फ, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे पदार्थ को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद रिड्यूस होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया जाए कि हम ZnO को कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, बनेगा Zn प्लस CO। नाउ ध्यान से देखिए कि इसमें दो चीज रिएक्ट कर रहे हैं, ZnO रिएक्ट कर रहा है और C कर रहा है। अब सवाल होता है ZnO क्या कर रहा है? C को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ C जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो C के साथ क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसको हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। लेकिन कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? तो दैट इज गिवन बाय ZnO। सो ये क्या कर रहा है? इट गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, और ये ऑक्सीजन देने के क्रम में क्या हो रहा है? इसके साथ ये ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। सो दिस इज लॉसिंग ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या यू कैन से दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? लॉस या ऑक्सीजन का रिमूवल को हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि ZnO क्या हो रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो यहां ZnO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई? क्योंकि ZnO खुद रिड्यूस कर रहा है और रिड्यूस करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वही कार्बन को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। So here ZnO is acting as oxidizing agent because it reduces itself and oxidizes C। यहाँ पे ZnO जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन कार्बन को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। चूंकि ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ZnO is the oxidizing agent for carbon
आई थिंक कि आपको बात समझ में आई होगी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो यहां पर हम देखते हैं, एक है Fe2O3 और दूसरा है Al। तो Fe2O3 में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां से निकला और एल्यूमिनियम में जुड़ गया, तो एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ, या लॉस या रिमूवल भी कह सकते हैं इसको। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो दिस इज नोन एज रिडक्शन। अब चूंकि Fe2O3 रेड्यूस हो रहा है तभी तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है जो कि एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहा है। यानी Fe2O3 खुद तो रेड्यूस कर रहा है, रेड्यूसेस इटसेल्फ, खुद क्या कर रहा है, खुद रेड्यूस हो रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजेस कर रहा है। ठीक है, सो रेड्यूसिंग इटसेल्फ, फेरिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एल्यूमिनियम, खुद रेड्यूस करके एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो रेड्यूस कर रहा है और इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सो Fe2O3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आई थिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। खुद तो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद क्या होगा, रेड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज अदर सबस्टेंस बट रेड्यूसेस इटसेल्फ। नेक्स्ट है रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट ये क्या करेगा, तो नाम से स्पष्ट है कि रिड्यूस करेगा दूसरे पदार्थ को, reduces other substance। but oxidizes itself। यानी कि खुद तो रेड्यूस, दूसरों को रेड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी दूसरों को अपचयित करेगा लेकिन अपने आप को उपचयित करेगा, अपना उपचयन दूसरे का अपचयन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट की बात हम कर रहे हैं। सेम एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, जैसे ZnO था और C था, क्या बन रहा था, Zn प्लस CO। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले हम लोग उसमें उस एग्जांपल में हमने ZnO की बात की थी, अब हम लोग कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, दिस इज द केस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ऐड होने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। और खुद ऑक्सीडाइज होकर के जिंक को क्या कर, ZnO को क्या कर रहा है, ZnO को रिड्यूस कर रहा है, उपचयित अपचयित कर रहा है, ZnO को अपने उपचयित हो रहा है और ZnO को अपचयित कर रहा है। क्यों, क्योंकि ZnO में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। सो हियर C is the reducing agent. Why is carbon is reducing agent?
कार्बन जो है एक प्रकार का उपचायक है, रेड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन ZnO के ऑक्सीजन को ले रहा है, खींच ले रहा है, और खींच करके खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, और इससे ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया तो इसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, अपचयित कर दिया। खुद उपचयित हुआ, इसको अपचयित करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा? खुद को उपचयित करेगा और दूसरे को अपचयित करेगा, अर्थात खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या केवल रिड्यूसिंग एजेंट हो। जब भी होगा दोनों साथ साथ होगा, क्योंकि हर एक रेडॉक्स रिएक्शन में एक पदार्थ ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा खुद को, और दूसरों को रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद को क्या करेगा? जस्ट इसके उल्टा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। यही है कंसेप्ट। सोडियम प्लस क्लोरीन बनता है NaCl। देखिए सोडियम में क्या हो रहा है? क्लोरीन ऐड हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, और क्लोरीन एक प्रकार का इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो यहां हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्लोरीन है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ऑक्सीडाइज खुद कर रहा है तो ये किसके जैसा काम करेगा? तो एक्ट्स एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। आर ए मतलब रेड्यूसिंग एजेंट, ये रेड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। ठीक इसके बाद हम बात करें क्लोरीन का। तो क्लोरीन में सोडियम ऐड हो रहा है, तो NaCl बना। तो एडिशन ऑफ सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। कौन सा? सोडियम जुड़ रहा है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के एडिशन को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड रिडक्शन, अपचयन। इसका मतलब क्लोरीन क्या कर रहा है? इट इज reduces itself, reduces itself। तो हमने कहा था कि जो खुद को ऑक्सीडाइज करे वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो एक इसके जैसा काम कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है, और क्लोरीन किसके जैसा काम कर रहा है? तो दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So here sodium is reducing agent and chlorine is oxidizing agent. As a reducing agent sodium gets oxidized, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, and as a reducing agent chlorine gets, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपने ऑक्सीडाइज हुआ, ये क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा? गेट्स रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस करेगा। लेकिन दूसरों की करने की बात हुई तो चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए दूसरों को रिड्यूस करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। आई थिंक आपको बात मेरी समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर से दो चीजें बच गई है। पहला टॉपिक है कोरोजन।
कोरोजन का हिंदी होता है संक्षारण। इसको परिभाषित करते हैं ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेसेस। यानी कि धातुओं के सतह का क्षय होना, धातुओं के सतह का क्षय होना, नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। यानी किसी धातु का सतह अगर है धीरे धीरे क्या हो, क्षय हो। ऐसा होता क्यों है? ये होता है ऑक्सीडेशन के कारण, रिडक्शन के कारण। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, रिडॉक्स रिएक्शन कारण होता है। तो ये जो संक्षारण है, इट इज अ रेडॉक्स प्रोसेस, एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि धातुओं का जो सतह है वो नष्ट होने लगता है, क्षय होने लगता है। और इस प्रक्रिया द्वारा हर एक साल हजारों टन धातु बर्बाद होते हैं। वी आर लॉसिंग टन्स ऑफ मेटल्स एवरी ईयर ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन के कारण हम लोग प्रत्येक साल कई टन धातुओं का नुकसान हमें होता है। तो कोरोजन मुख्य रूप से देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा कि धातुओं के सतह पर एक चमक पाई जाती है, लेकिन जब कोरोजन हो जाएगा तो चमक खत्म हो जाएगी, अर्थात धातु का सतह जो है उदास हो जाएगा, चमकेगा नहीं। तो इसमें होता क्या है, तो कोरोजन की जो प्रक्रिया है इसमें मुख्य रूप से दो चीजें होती है। पहला, मेटल, इसमें होता ही है मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, CO2 and water vapor of air slowly to form some other compounds that results in loss of metallic luster। इसमें होता क्या है कोरोजन में कि मेटल जो सतह का जो मेटल सरफेस वाला जो मेटल है, मेटल पूरा का पूरा नहीं, जो सतह में बाहर है, वो क्या करता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, CO2 से भी रिएक्ट कर सकता है, या वाटर वेपर से रिएक्ट कर सकता है धीरे धीरे एयर में जो मौजूद है। और क्या होगा, ऐसी स्थिति में कुछ दूसरा कंपाउंड बन जाएगा सतह के ऊपर। अंदर तो वही रहेगा धातु, लेकिन सतह के ऊपर क्या बन जाएगा, दूसरा कोई कंपाउंड बन जाएगा। और यह कंपाउंड बनने के कारण जो सतह पे जो चमक थी वो खत्म हो जाती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो आयरन के केस में इस कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है, यानी कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग यानी जंग लगना। तो लोहे यानी कि लोहे का जो संक्षारण है वो कहलाता है, उसको कहते हैं जंग लगना, अर्थात कोरोजन, रस्टिंग कहते हैं। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कोरोजन क्या है, एक प्रकार से मुख्य रूप से देखा जाए तो सतह दर सतह मेटल का क्षय होना, बर्बाद होना ही कोरोजन है। और यह क्यों होता है, तो हवा के कारण होता है, एक रेडॉक्स प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें होता क्या है कि मेटल का सतह वाला जो मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, CO2 से रिएक्ट कर लेगा, वाटर वेपर से रिएक्ट कर लेगा और एक ऐसा कंपाउंड बना लेगा जिसमें चमक नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, चमक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आसानी से वो हल्का फुल्का रगड़ पाएगा तो क्या होगा, मेटल के सतह से अलग हो जाता है। इस प्रकार से मेटल का सतह बाहर से खत्म हो जाता है, फिर अंदर वाला मेटल बाहर आ जाता है, फिर मेटल का क्या होने लगता है, बाहर फिर कोरोजन होता है, फिर बाहर का सतह हटता है। इस तरह से धीरे धीरे सतह दर सतह मेटल खत्म होते जाता है और अंततः पूरा मेटल खत्म हो सकता है संक्षारण की प्रक्रिया द्वारा।
तो यही प्रोसेस है संक्षारण का। तो आइए कुछ धातुओं का संक्षारण हम देख। कोरोजन ऑफ मैग्नीशियम एंड कॉपर एक ही तरह से होता है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम हो, अब इधर हम कॉपर देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां भी होता है कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो CO2 से रिएक्ट कर लेगा, बना लेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाटर वेपर से भी रिएक्ट कर लेगा, बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों कंपाउंड का मिश्रण जो बनेगा वो बन जाएगा सो मैग्नीशियम कार्बोनेट व्हेन मिक्सेज विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं अल्कलाइन मैग्नीशियम कार्बोनेट। यही बनता है कोरोजन प्रोडक्ट के रूप में। दिस इज कोरोजन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कोरोजन प्रोडक्ट होता है, कोरोजन होता है तो सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है। ये बैलेंस रिएक्शन है, आपको बैलेंस करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड दो चीज़ों से रिएक्ट करता है, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन करेगा, हवा में उपस्थित वाटर से भी रिएक्शन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, चूंकि ये धातु का ऑक्साइड है, ये अधातु का ऑक्साइड है, ये अम्ल और क्षार के जैसा काम करेगा, लवण बन जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या है, क्षार है। तो क्षारीय अल्कलाइन मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पे बन जाएगा, जो कि रस्ट का या कोरोडेड कंपाउंड है। इसी कारण से क्या हो जाता है कि मैग्नीशियम के सतह का चमक खत्म हो जाता है, लस्टर खत्म हो जाता है, और इसे जब हम जलाने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट नहीं जलता। इसको सैंड पेपर से रगड़ करके पहले ये जो अल्कलाइन मैग्नीशियम कार्बोनेट का सतह हटाना होता है, तब जब जलाते हैं तो जलता है आसानी से। नहीं तो जब तक ये कोरोजन नहीं हटाएंगे ऊपर से सैंड पेपर से, तब तक ये जलने के काम, यानी कि मैग्नीशियम के फीते को हम जला नहीं सकते। तो मैग्नीशियम का फीता जो है थोड़ा सा उदासीन क्यों होता है, क्योंकि उसके कोरोजन के कारण उसके सतह पे अल्कलाइन मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर जम जाता है। इसी लेयर को हटाने के बाद पुनः चमकने लगेगा वो फीता, उसके बाद जलाएंगे तो आसानी से गर्म करने पे जलने लगेगा। यहां पर भी वही होता है। कॉपर जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाया कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर का ऑक्साइड जो है CO2 से रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्यूप्रिक कार्बोनेट, और यही कॉपर ऑक्साइड वाटर से भी रिएक्ट करेगा, बनेगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों का मिश्रण जो बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ना, क्यूप्रिक कार्बोनेट प्लस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिल के बना लेगा क्यूप्रिक कार्बोनेट डॉट क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। इसको भी हम कहेंगे अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट। ये हो गया यहां पे प्रोडक्ट किसका, दिस इज द कोरोजन प्रोडक्ट। कोरोजन के कारण बनेगा ये, ठीक है। और ये जो है कोरोजन प्रोडक्ट जो है वो एक लेयर बनाएगा, ग्रीनिश लेयर। इट फॉर्म्स ग्रीनिश लेयर ऑन कॉपर वायर। कॉपर के वायर पे, तार पे हरा हरा कलर का एक लेयर बना लेगा, कौन, ये अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट। तो वी हैव नाउ सो फार स्टडीड अबाउट द corrosion of two metals, magnesium and copper. Both under corrosion of both magnesium and carbon and goes through the same process. In first step oxide is formed when magnesium or copper reacts with oxygen of air to form respective oxides. पहला चरण में दोनों का ऑक्साइड बनेगा, फिर ऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा, बन जाएगा दोनों का कार्बोनेट और दोनों का हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों का जो मिक्सचर है कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड उसको कहते हैं अल्कलाइन मैग्नीशियम कार्बोनेट या अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट। अब यहाँ मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, अल्कलाइन मैग्नीशियम कार्बोनेट सतह पे बनने के कारण मैग्नीशियम की चमक खत्म हो जाएगी। कॉपर भी चमकता है नो डाउट, यहाँ भी चमक खत्म होगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर में कैसा लेयर बन जाएगा, ग्रीनिश लेयर बन जाएगा। तो इस तरह से कॉपर और मैग्नीशियम का कोरोजन होता है। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल, एल्यूमिनियम एंड निकेल, दो ही चीज का। तो इन दोनों का कोरोजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इन दोनों का ऑक्साइड बन जाता है सिंपली। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और निकेल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा निकेल ऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड इनर्ट ऑक्साइड, यानी ऐसा ऑक्साइड है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो यहीं पे बन के रुक जाता है। तो सतह पे जब एल्यूमिनियम और निकेल का कोरोजन होगा तो सतह पे केवल ऑक्साइड का लेयर होगा, और ये लेयर आसानी से हटता नहीं है, चिपका हुआ रहता है, इसलिए और फर्दर अंदर में कोरोजन नहीं होगा। मान लीजिए एल्यूमिनियम का बर्तन है तो बाहर बाहर क्या होगा, बाहर बाहर ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। ये अगर अंदर में एल्यूमिनियम है, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो बाहर में थोड़ा सा बाहर में थोड़ा सा ऑक्साइड लेयर बनेगा, और ऑक्साइड लेयर बनने के बाद फिर अंदर में कोरोजन नहीं होगा, नो फर्दर कोरोजन, नो फर्दर कोरोजन, आगे और ज़्यादा कोरोजन नहीं होगा। ये निकेल एल्यूमिनियम दोनों में होगा। अगर एल्यूमिनियम है तो बाहर बाहर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेयर बन जाएगा, निकेल है तो बाहर में निकेल का ऑक्साइड लेयर बन जाएगा, और अंदर के जो मेटल है वो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये बाहर का लेयर जब तक नहीं हटेगा, डिटैच होगा, तब तक अंदर में कोरोजन होगा नहीं। और ये जो ऑक्साइड का लेयर है वो हटता ही नहीं है, चिपका हुआ रहता है, डिटैच नहीं होता है, क्योंकि ये इनर्ट है, किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा, और हल्का होगा, यानी कि लूज होगा नहीं, लूज नहीं होगा तो टाइटली क्या होगा, चिपका हुआ रहेगा, तो अंदर में कोरोजन नहीं होने देगा। यानी कि सिंपली केवल सतह पे थोड़ा बहुत कोरोजन होता है अगर कोई मेटल एल्यूमिनियम हो या निकेल हो तो, या क्रोमियम भी इसमें ला सकते हैं। एक और एग्जांपल इसमें क्रोमियम भी आप दे सकते हैं, एल्यूमिनियम, निकेल एंड क्रोमियम। क्रोमियम भी यही करेगा कि क्रोमियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेगा क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, और ये भी लेयर बनने के बाद चिपका हुआ रहेगा, ये डिटैच नहीं होगा, तो अंदर में क्रोमियम का भी कोरोजन नहीं होगा। तो तीन एलिमेंट निकेल, एल्यूमिनियम, निकेल एंड क्रोमियम, ये तीनों जो है बाहर बाहर केवल ऑक्साइड का लेयर बनाएगा, इतना ही थोड़ा बहुत कोरोजन होगा, उसके आगे फर्दर कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का कोरोजन जो है वो सबसे पहले आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा मिक्स आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है। अब इसमें Fe3O4 जो है वाटर से रिएक्ट कर लेगा, एयर के वाटर वेपर से, और बना लेगा Fe3O4.XH2, यानी कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल X, यानी कि X की संख्या बहुत सारा हो सकती है, 1 2 3 4 5 10 जो भी हो सकता है, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। तो आयरन, मिक्स आयरन ऑक्साइड में जब क्रिस्टल में जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो गया तो ये कहलाता है रस्ट। यही जो जंग है आयरन के सतह पर डिपॉजिट होता है, आयरन की चमक खत्म करता है और धीरे धीरे सूख करके झड़ने लगता है, फिर अंदर वाला कोरोजन होता है। तो कोरोजन फर्दर, आयरन के केस में कोरोजन तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि पूरा का पूरा आयरन नष्ट ना हो जाए। दिस रस्ट लेयर ड्राई अप एंड गेट्स डिटैच्ड, अलग हो जाता है, ठीक है। और ऐसा होगा तो क्या होगा, फर्दर इनर मेटल, अंदर के जो सतह का तो हो ही गया खेला, इनर मेटल ऑल्सो अंडरगोज रस्टिंग।
अंदर के भी मेटल क्या होने लगा, रस्टिंग होने लगेगा, एंड रस्टिंग कंटिन्यूज रस्टिंग तब तक चलता रहेगा टिल द लॉस्ट ऑफ ऑल आयरन, जब तक सारा लोहा खत्म ना हो जाए रस्ट के रूप में, तब तक वहां चलता रहेगा। यानी पूरा रस्टिंग के कारण पूरा का पूरा लोहा बर्बाद हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करें। सो लेट अस टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और रस्टिंग। कोरोजन या रस्टिंग को कैसे खत्म करें, तो उपाय है सबसे पहले पेंट कीजिए, पेंटिंग मेटल सरफेसेस, मेटल के सतहों पे क्या करना है, पेंट कर देना है। दूसरा ग्रीजिंग, यानी ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं, ग्रीजिंग मेटल सरफेसेस, मेटल के सतहों पे आप ग्रीस लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे, तेल वगैरह लगा देंगे तो क्या होगा, हवा का संपर्क टूट जाएगा तो रस्टिंग नहीं होगा। तीसरा काम कर सकते हैं गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है आप एल्युमिनियम का लेयर या जिंक का लेयर एक मेटल के सतह पे लगा दीजिए, तो गैल्वेनाइजिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कोटिंग मेटल्स विथ अदर कोरोजन रेसिस्टेंट metals like एल्यूमिनियम, जिंक एटसेट्रा। जिंक भी आता है, जिंक का लेयर भी चढ़ा सकते हैं आप। जिंक भी क्या है, जिंक ऑक्साइड बन करके रह जाता है, जो हमने बताया था तीन ना, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और निकेल, उसी में आप जिंक भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसका भी केवल ऑक्साइड ही बनता है। और चौथा है आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके एक मेटल के सतह पे दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द कोटिंग ऑफ अ मेटल सरफेस विथ अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके एक मेटल के सतह पे दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो इस तरह से हम कोरोजन को रोक सकते हैं और भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ये मुख्य रूप से 4 विधियां हैं जिससे हम क्या करते हैं, कोरोजन को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। आगे जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं 4 विधियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक लास्ट टॉपिक बचा है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब होता है विकृत गंधिता। ठीक है, तो ये क्या है, अ स्पॉइलिंग ऑफ ऑयली एंड स्पाइसी फूड, अ स्पॉइलिंग ऑफ ऑयली एंड स्पाइसी फूड। A spoiling of oily and spicy food due to oxidation of fats or oil, ठीक है, is called rancidity। यानी ऐसा कोई भोजन हो जिसमें ऑयल या मसाले का ज़्यादा उपयोग हो,
तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो उसमें वायल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। वायल या फैट्स का ऑक्सीडेशन होगा तो इसको रेंसिडिटी कहेंगे। और याद रखना है कि रेंसिडिटी के कारण जो गंध होता है इसका बहुत ही खराब हो जाता है। सो रेंसिडिटी लीड्स टू फाउल स्मेलिंग ऑफ सच फूड आइटम्स। अगर रेंसिडिटी होगा तो जो ऑयली एंड स्पाइसी फूड है उसमें बहुत ही बुरा गंध, फाउल स्मेल मतलब दुर्गंध कह सकते हो, दुर्गंध आने लगता है। तो इस तरह से रैंसिड फूडों का कंजम्पशन से हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। तो रैंसिड फूडों का सेवन करना सही नहीं होता है। रैंसिड फूड का मतलब होता है कि वैसा फूड जो वायली है, स्पाइसी है और उसमें वायल और स्पाइसेस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस तरह से उसमें दुर्गंध आ गया। तो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1. So from the next we will deal next chapter or some other chapter of the class 10. So that's all in this chapter. Thanks for listening and watching. Keep watching and subscribe. Do like and subscribe our channel if you find it better, and support me. Thanks.